अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जाए, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल की। सबसे बाहर की तरफ जो बाउंड्री है, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पर प्लांट सेल के अंदर ये कवर्ड होती है सेल वॉल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भला प्लांट की हो, भला वो एनिमल की हो, जिससे मिलकर बनती है, उसका नाम प्रोटीन है, लिपिड्स है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की अमाउंट कितनी है? 60 से 80%। लिपिड कितने परसेंटेज है? 20 से 40%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? स्मॉल क्वांटिटी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर क्लास से देखा जाए तो हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से स्ट्रक्चर है और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिहाज से स्ट्रक्चर है। जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि जो प्रोटीन, आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन है, इन दोनों के दरमियान क्या होता है? लिपिड बाय लेयर। ये आउटर प्रोटीन एक डबल रोटी है, इनर प्रोटीन एक डबल रोटी है, और दोनों डबल रोटी के दरमियान ये जो अंडा है, इसको कहते हैं लिपिड बाय लेयर। ये कहना था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। जो कि फ्लूइड में से एक मॉडल है, वो बताता है कि प्रोटीन मुकम्मल तौर पे कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं मौजूद है। ये कहना था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से प्रोटीन कंटिन्यूस है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिहाज से प्रोटीन कंटिन्यूस नहीं है। लिपिड बाइलेयर सैंडविच है इन बिटवीन आउटर और इनर प्रोटीन लेयर। यूनिट मेम्ब्रेन के लिहाज से ये सैंडविच की तरह होता है, पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिहाज से ये सैंडविच की तरह नहीं होता। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लेस एक्सेप्टेबल मॉडल है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। इसके मुताबिक जो प्रोटीन है, ये इम्बेडेड होती है, धंसी होती है लिपिड बाय लेयर के अंदर एज अ मोज़ेक मैनर। इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज होना प्रोटीन का लिपिड बाय लेयर के अंदर, आप इसको नाम देते हैं, देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये बैरियर का काम करती है, जो अंदर का सेल कंटेंट है और बाहर का इन्वायरमेंट, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम जिसका है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है चार्ज पोर्स, जिसके थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं सब्सटेंस, अंदर से बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर जा सकते हैं। तो चार्ज पोर्स का सबसे बड़ा जो रोल होता है, मूवमेंट करवाना है किसको बेटा? मॉलिक्यूल्स को। इसी तरह अगर देखा जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप एक और भी नाम देते हैं, सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने की सबसे बड़ी रीजन, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को अलो करना पास करने के लिए और कुछ को रोक देना। इस वजह से इसको सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। जैसे कुछ को गुजरने देना और कुछ को रोक देना। जो इजीली क्रॉस कर जाते हैं वो लिपिड सोलेबल सब्सटेंस है, जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे वाटर गैस हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। और जो नॉट इजीली क्रॉस कर सकते हैं वो लिपिड इनसोल्युबल सब्सटेंस है। चार्ज पार्टिकल जैसे सोडियम और पोटेशियम आयंस है, ये आसानी से गुजर नहीं सकते। अब गुजरने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो ट्रांसपोर्टेशन का वो दो है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मॉलिक्यूल्स का हाई से लो की तरफ जाना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब लो से हाई की तरफ जाना। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ये आपके सामने क्या बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर ये लो की तरफ है तो आप इसको डाउनहिल मूवमेंट कहेंगे। अगर ये हाई की तरफ तो आप इसको अपहिल मूवमेंट का नाम देंगे। जैसे पासिव ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं देयर कॉल्ड अपहिल मूवमेंट है। जो डाउनहिल मूवमेंट है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है एटीपी की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जरूरत पड़ती है किसकी बेटा? एटीपी की। पैसिव ट्रांसपोर्ट की काफी ज्यादा टाइप्स है, जैसे सबसे पहले का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या मतलब? क्या मूवमेंट करवाना मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, आप इसको सिंपल नाम देते हैं देयर कॉल्ड डिफ्यूजन है। और अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पर, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, आप इसको ओस्मोसिस का नाम देते हैं। और अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू कैरियर प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन के नाम के लिहाज से क्या बनेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो दे आर कॉल्ड ऑस्मोसिस है। अगर कोई भी नाम नहीं लगाते, दे आर कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन का मूवमेंट होगी, जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आगे हमारे पास एक और भी है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है आउटसाइड जाना। अगर सेल से अंदर से बाहर की तरफ कोई भी वैक्यूल की शक्ल में मूवमेंट होती है, आप इसको नाम देते हैं देयर को एक्सोसाइटोसिस। मतलब आउटटेक होना मटेरियल का बाय आउटफोल्डिंग। आउटफोल्डिंग किसकी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, देयर को एक्सोसाइटोसिस है।
एंडोसाइटोसिस का मतलब इनसाइड, तो अगर इनटेक मटेरियल होता है कैसे, बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, तो इनटेक होना किसी भी मटेरियल का दे आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस है। अब अंदर आने वाली जो चीज है वो मे भी आप कह सकते हैं सॉलिड हो सकती है तो फैगोसाइटोसिस, अंदर आने वाली चीज या तो लिक्विड हो सकती है दे आर कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, मतलब इनगल्फ होना सॉलिड मटेरियल का बाय सेल दे आर कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और अगर इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय सेल दे आर कॉल्ड पिनोसाइटोसिस है। इन सारी ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक आखिरी जो रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है किसी भी चीज़ की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूरॉन है उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसमिशन करती है नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होना न्यूरॉन के ऊपर जिसका रोल होता है न्यूरॉन के अंदर, वो कौन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जज़ाकल्लाहुल खैर।